नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि हम लोग पिछली क्लास में नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा कर रहे थे और यहाँ पर मैंने आपको अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 43 तक चर्चा की थी। और अनुच्छेद 43 में आपका था कि राज्य जो है वो कर्मकारों की स्थिति को सुधारने के लिए लघु और एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा, अनुच्छेद 43। अब आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 44 की बात क्या करता है। तो अनुच्छेद 44 में क्या कहता है कि राज्य जो है वो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान करेगा राज्य, है ना। तो समान सिविल संहिता जो है वो प्रत्येक नागरिक को समान सिविल संहिता लागू कराएगा राज्य, प्रत्येक नागरिक के लिए, है ना। लेकिन अभी है नहीं, भारत में जो समान सिविल संहिता है वो अभी लागू हुई नहीं है। हाँ, लेकिन अभी जिस प्रेजेंट टाइम में जिस राज्य में है वो है आपका गोवा में अभी सिविल समान संहिता लागू है, ठीक है। और जो आपका जीएसटी का प्रावधान आया था वो जीएसटी का प्रावधान भी इसी अनुच्छेद 44 के तहत ही लाया गया था, ठीक है। सिविल समान संहिता और जीएसटी का प्रावधान वो अनुच्छेद 44 के तहत ही लाया गया था, ठीक है। तो चलिए नोट कर लेते हैं इसको। राज्य नागरिकों को एक समान सिविल संहिता या इसी को कहते हैं सिविल कोड ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? सिविल कोड कहते हैं। और इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म कोड भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इसी को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म कोड। तो राज्य नागरिकों को एक समान सिविल संहिता, ठीक है, सिविल कोड और यूनिफॉर्म कोड उपलब्ध कराएगा, ठीक है। और ठीक है, और नीचे नोट करके लिखेंगे कि नंबर फर्स्ट, सर्वप्रथम समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य गोवा है, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले जो है वो समान सिविल संहिता गोवा ने लागू की थी, ठीक है। तो गोवा राज्य ने सबसे पहले समान सिविल संहिता लागू करी थी। और इसके बाद जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, तो जो जीएसटी लागू किया गया है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे नोट में, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी जो है वो इसी अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है, ठीक है। जीएसटी जो है वो इसी अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है ना। तो अनुच्छेद 44 में आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि अनुच्छेद 44 के तहत समान सिविल संहिता, सिविल यूनिफॉर्म कोड और सिविल कोड ये लागू करने का प्रावधान राज्य करेगा।
दूसरा, सर्वप्रथम जो सिविल यूनिफॉर्म कोड जो लागू किया था वो किया था गोवा राज्य ने। और तीसरा है जीएसटी जो लागू किया गया है वो अनुच्छेद 44 के तहत ही और इसी समान सिविल सहायता कोड के तहत लागू किया गया है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 45 पर। चलो अनुच्छेद 45 की शुरू करते हैं। अनुच्छेद 45 कहता है कि जो राज्य है वो प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख करेगा। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक शैशवावस्था से मतलब है 0 से 6 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु की देखरेख करना। यानी राज्य का एक दायित्व होगा कि 0 से 6 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु का पोषण, उसकी शिक्षा और उसकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, इनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। ये कहता है आपका अनुच्छेद 45। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं इसको। राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख करेगा। ठीक है, इसी के तहत जीरो से 6 वर्ष तक के सभी शिशुओं प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, तो जो 0 से 6 वर्ष तक के जो शिक्षा का प्रावधान किया गया है वो आपका अनुच्छेद 45 के तहत किया गया है। और इसके अंतर्गत जो योजनाएं लागू की गई हैं वो हैं आपकी आंगनवाड़ी हुई, इंद्रधनुष योजना हुई, और पोलियो ड्रॉप हुआ, और आपका जो बाल पुष्टाहार है ये हुए। तो ऐसी जो योजनाएं हैं वो आपकी अनुच्छेद 45 के तहत ही की गई हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे बाल पुष्टाहार, इंद्रधनुष योजना। ठीक है, और आपका इसमें जो आता है अभी मैं जो बता रहा था आपको, इंद्रधनुष हो गया, बाल पुष्टाहार हो गया, और आपका आंगनवाड़ी हो गई, है ना, और पोलियो ड्रॉप हो गया। तो अनुच्छेद 45 के तहत 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक के सभी शिशुओं की प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान राज्य के द्वारा किया गया है, जैसे बाल पुष्टाहार योजना, इंद्रधनुष योजना, आंगनवाड़ी केंद्र की योजना, पोलियो ड्रॉप योजना। तो ये जो योजनाएं हैं ये आपकी योजनाएं अनुच्छेद 45 के तहत आपकी प्रावधानित हैं। ठीक है,
तो अनुच्छेद 45 और इसी के तहत आपका एक और आता है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो आपका अनुच्छेद 21(4) जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका अनुच्छेद 21(4) जोड़ा गया था, और उस 21(4) में जो कहा गया प्रावधान है वो है आपका 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। और इसी के तहत इसी से मिलता एक और 11वां मूल कर्तव्य जो हमें दिया गया है, हमारे मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य दिया गया कि माता पिता और संरक्षक को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो नोट लगा के लिख लेंगे यहीं पर। चलिए लिख देते हैं आपका। ठीक है, नोट 86वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया, जिसमें छः से 14 वर्ष तक के सभी बालकों सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। ठीक है, एक तो ये 86वां संविधान संशोधन है, इसके तहत क्या अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 21(a) में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। ठीक है, और इसी में दूसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 11वां मूल कर्तव्य ग्यारहवां मूल कर्तव्य है कि माता पिता एवं संरक्षक के द्वारा माता पिता एवं संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था राज्य करेगा। जैसे अब आंगनवाड़ी केंद्र है, बाल पुष्टाहार है,
है ना, और इंद्रधनुष योजना है, और आपकी पोलियो ड्रॉप योजना है, ये सब अनुच्छेद 45 के तहत हैं। और इसी के साथ जो संदर्भ जुड़े हुए हैं, इन्हीं के साथ दो संदर्भ और जुड़े हुए हैं। एक है आपका 86वां संविधान संशोधन, जो कि अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था जिसमें, और अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी। और इसी में एक संदर्भ और जुड़ा है जो 11वां मूल कर्तव्य है। हम लोगों को जो 11 मूल कर्तव्य, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है कि माता पिता एवं संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया जाएगा, अनिवार्यता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका अनुच्छेद 45। ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात करते हैं अनुच्छेद 46। ठीक है, तो अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की बात करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 46 के तहत शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्ग के ठीक है, अनुच्छेद 46 कहता है कि शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग के शिक्षार्थियों को शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि शिक्षा के लिए संरक्षण प्रदान करना अर्थात ही SC ST OBC के लिए सीटों का आरक्षण करना। और यही बात कही गई है अनुच्छेद 14(4) में, है ना, अनुच्छेद 15(4) में कही गई, 14(4) में नहीं। अनुच्छेद 15(4) में यही बात कही गई है। क्या कहा गया कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षण संस्थानों में उनका कोटा निर्धारित करेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद जो आपका इसका संदर्भ है शोषण के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अर्थात शोषण के विरुद्ध संरक्षण। प्रश्न यहां से बनेगा, प्रश्न बनता है कि शोषण के विरुद्ध संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में कही गई है। तो शोषण के विरुद्ध संरक्षण की बात अनुच्छेद 46 में कही गई है। और इसमें एक नोट और लगा सकते हैं आप, नोट करके लिख लें, अनुच्छेद 46 प्लस अनुच्छेद 15(4). ठीक है, अनुच्छेद 46 तथा अनुच्छेद 15(4). ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, शिक्षण संस्थाओं में SC ST
ओबीसी के कोटे की बात करता है, लेकिन विवाद की स्थिति में अनुच्छेद 46 प्रभावी होगा। ठीक है, नोट कर लें, जब भी विवाद आएगा तो अनुच्छेद 46 प्रभावी होगा, अनुच्छेद आपका 15(4) निरसित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि एक ही बात दोनों जगह कही गई है। अनुच्छेद 15(4) में भी राज्य SC ST OBC के लिए संरक्षण की बात करता है, और अनुच्छेद 46 में भी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति और दुर्बल, और इसमें दुर्बल वर्ग के शिक्षार्थियों को संरक्षण प्रदान करने की बात करता है। और अब जब अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 46 में विवाद होगा तो अनुच्छेद 46 को मान्यता दी जाएगी, अनुच्छेद 15(4) निरसित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए नोट कीजिए। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 कहता है कि जो राज्य है वो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, और उन्हें पोषाहार स्तर को ऊंचा उठाएगा और जीवन के स्तर को ऊंचा उठाएगा। ठीक है, यानी अनुच्छेद 47 कहता है राज्य प्रत्येक नागरिक के लिए नंबर फर्स्ट पोषाहार का स्तर, नंबर सेकेंड जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 47 कहता है कि जो राज्य है वो प्रत्येक नागरिक के लिए उसके पोषाहार का स्तर, यानी कि उसके स्वास्थ्य संबंधी खान पान की व्यवस्था और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। इसका मतलब है कि जो योजनाएं चलाई जाती हैं पोषाहार के स्तर को उठाने के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए, तो ऐसी योजनाओं का लोकार्पण राज्य करेगा। जैसे आपका पोषाहार स्तर की जो योजनाएं हैं वो कौन सी हैं आपकी? जैसे मिड डे मील हुई है ना, मिड डे मील की योजना हो गई, और आपकी राष्ट्रीय खाद्य योजना हो गई, आपका सरकारी गल्ले की दुकान हो गई। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये आपकी खाद्य सुरक्षा को ऊंचा उठाने के लिए किए गए प्रयास हैं। ठीक है, तो लिखेंगे खाद्य पोषाहार स्तर की योजनाएं। तो पोषाहार स्तर की योजनाएं जो हैं वो हैं आपकी मिड डे मील,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, ठीक है, सरकारी गल्ले की दुकान, ठीक है। तो पोषाहार की जो योजनाएं हैं वो हैं आपकी मिड डे मील योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, सरकारी गल्ले की दुकान है, एक योजना अक्षय पात्र योजना है ना। एक आपकी कौन सी योजना है? अक्षय पात्र योजना, ठीक है, अक्षय पात्र योजना। ऐसी कई योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर चलाती हैं, जिससे लोगों का जो जीवन स्तर है वो आपकी जीवन स्तर को अच्छा बनाया जा सके, ठीक है। और यहीं पर आपका एक और योजना है जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की योजना है। तो जीवन स्तर की जो योजनाएं हैं वो हैं आपकी, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, है ना। तो लिख लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जीवन स्तर की योजनाएं, तो जीवन स्तर की जो योजनाएं हैं वो हैं आपकी सौभाग्य योजना है एक आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। और क्या योजना है आपकी? इसमें एक आपकी है दीनदयाल योजना, ठीक है। दीनदयाल योजना के तहत क्या चल रहा है आपका? कैशलेस वाला, कैशलेस हेल्थ, ठीक है। और इसी के तहत एक अनुच्छेद 48 में जोड़ा गया है जिसको कहते हैं उज्ज्वला योजना, ठीक है। एक और जोड़ी गई है उज्ज्वला योजना, ठीक है। उज्ज्वला योजना जो है वो है अनुच्छेद 48 में जोड़ी गई है। अनुच्छेद 48 में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन जो योजना चलाई जा रही है वो योजना आपके अनुच्छेद 47 से प्रेरित होती है, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि उज्ज्वला योजना किस अनुच्छेद के तहत चलाई जा रही है, तो अनुच्छेद 48 के तहत चलाई जा रही है। और किस अनुच्छेद से प्रेरित होकर चलाई जा रही है, तो प्रेरणा अनुच्छेद 47 से मिलती है, ठीक है। चलिए, तो अच्छा है, अनुच्छेद 48A लिख लीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 48A के तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 तो पूरा भी लिखवाएंगे, है ना। तो ये तो आपका अनुच्छेद 47 था, यानी राज्य प्रत्येक नागरिक के लिए पोषाहार का स्तर और उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। तो पोषाहार का स्तर जो ऊंचा उठाएगा वो कैसे उठाएगा? तो कई योजनाएं लॉन्च करके, जैसे मिड डे मील योजना लॉन्च की, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लॉन्च की, है ना, सरकारी गल्ले की दुकान यानी कि राशन कार्ड वाली योजना लॉन्च करी, और अक्षय पात्र योजना लॉन्च करी। तो इस टाइप की जो योजनाएं लॉन्च करी गई हैं वो पोषाहार के स्तर को ऊंचा उठाने की योजनाएं हैं। और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की जो योजनाएं लागू की गई हैं वो है आपकी सौभाग्य योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, दीनदयाल योजना है जिससे कैशलेस हेल्थ कार्ड बनता है, तो दीनदयाल योजना है, उज्ज्वला योजना है जिसमें अनुच्छेद 48A में जो उज्ज्वला योजना जोड़ी गई है वो भी अनुच्छेद 47 से प्रेरित होकर जोड़ी गई है, ठीक है। तो अब आगे लिखते हैं अनुच्छेद 48, ठीक है।
चलिए, अनुच्छेद 48 जो है वो है आपके राज्य जो है वो दुधारू पशुओं का संरक्षण करेगा, है ना। यानी कि राज्य में जो आपके राज्य के नागरिक संबंधित दुधारू पशु हैं उनका संरक्षण करेगा, ठीक है। और कृषि को आधुनिक ढंग से करने के लिए प्रेरित करेगा। दो काम अनुच्छेद 48 में करेगा। यानी नंबर फर्स्ट, राज्य कृषि एवं दुधारू पशुओं के कृषि संबंधित, लिखिए, कृषि संबंधित तथा दुधारू पशुओं के संरक्षण पर संरक्षण का प्रयास करेगा। अर्थात इनके वध पर रोक लगाएगा, ठीक है। अर्थात इनके वध पर रोक लगाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक एवं आधुनिक ढंग से कराने का प्रयास करेगा, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 48 के तहत ये दो कार्य करेगा। एक तो कृषि संबंधित तथा दुधारू पशुओं के संरक्षण करने का प्रयास करेगा, अर्थात कृषि से संबंधित पशु और दुधारू पशुओं का वध करने पर रोक लगाएगा। दूसरा, कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक और आधुनिक ढंग से कराने का प्रयास करेगा, ठीक है। और इसी में जोड़ा गया है आपका अनुच्छेद 48A, ठीक है। और अनुच्छेद 48A कहता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 48A जोड़ा गया था ये, ठीक है। तो अनुच्छेद 48A जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और ये कहता है कि वन एवं वन्य जीवों, ठीक है, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण राज्य करेगा, ठीक है। और इसको संविधान की संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, ठीक है। तो लिखेंगे अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A कहता है कि सबसे पहले तो ये लिखें, यह है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
जोड़ा गया, जिसमें वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण की बात कही गई तथा यह अनुच्छेद संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थापित किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 48A जो है वो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण की बात कही गई। और इससे पहले ये जो वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण की बात थी वो आपकी संघ सूची का विषय था। ठीक है, तो इस संशोधन के तहत इसको अनुच्छेद को संघ सूची से हटाकर कहाँ रख दिया गया, समवर्ती सूची में। ठीक है, तो वन्य एवं वन्यजीव अब समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, और क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो संघ सूची से किस हटाकर कब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थापित किया गया था। कौन, वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, और इसी में आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए इसी में लिखेंगे अगला पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण के लिए उज्ज्वला योजना लाई गई। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए उज्ज्वला योजना जो लाई गई वो अनुच्छेद 48 के तहत ही लाई गई है, और प्रेरित किससे थी, अनुच्छेद 47 से। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना के बारे में अगर पूछा जाता है तो अनुच्छेद 48 में प्रतिस्थापित की गई है। ठीक है, और इसी में एक 2013 में पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत ने वादा किया था कि हम अपने देश की 2020 तक अपने देश की 0.5% कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में हम 0.5% कमी करेंगे, है ना। तो 0.5% CO2 की कमी करने का जो वादा किया था भारत ने पेरिस सम्मेलन में, उसी को देखते हुए उसी वादे के तहत अनुच्छेद 48 के तहत BS3 की जगह पर BS6 वाहन लाए गए थे, और इसी में आपका उज्ज्वला योजना भी लाया गया था इसी के तहत। ठीक है, तो नोट करके लिख लेंगे। चलिए यही लिखाई दे रहा हूँ। दो 2013 का पेरिस जलवायु सम्मेलन। ठीक है, तो 2013 का जो पेरिस जलवायु सम्मेलन था उसी जलवायु सम्मेलन में भारत देश की 2020 तक भारत की जो CO2 है वो 0.5% कम करने का वादा किया था। ठीक है, तो मैं
2020 तक भारत में 0.5% CO2 को कम करने का वादा किया, जिसके तहत BS3 की जगह BS6 वाहन तथा उज्ज्वला योजना लाई गई। ठीक है, तो कभी कभी अभी तो नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है कि जो BS6 की जगह BS3 की जगह BS6 वाहन जो लाए गए हैं वो किस अनुच्छेद के तहत हैं। वो है आपके अनुच्छेद 48A के तहत। और किस सम्मेलन में बात करी गई थी इसकी, तो बात प्रेरित है 2013 का पेरिस जलवायु सम्मेलन। और 2020 तक भारत में 0.5 कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का वादा किया गया, जिसके तहत BS6 की जगह BS3 की जगह BS6 वाहन लाए गए और उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये था आपका अनुच्छेद 48A। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, ठीक है, अनुच्छेद 49 में कुछ खास नहीं है। इसमें तो राष्ट्रीय महत्व के मामले और वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और वस्तुओं का की धरोहर को संरक्षित करने की बात करेगा। ठीक है, तो राज्य एवं राष्ट्रीय महत्व की धरोहर एवं उससे धरोहर एवं स्मारकों को संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व की जो धरोहरें हैं उनसे संबंधित स्मारक और वस्तुएं। ठीक है, इसमें स्मारकों के साथ वस्तुओं की भी बात आ जाती है। ठीक है, जो राष्ट्रीय महत्व की हैं धरोहरें हैं उनको संरक्षण प्रदान करेगा। और अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखेगा। ठीक है, अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य ठीक है, तो अनुच्छेद 50 हो गया आपका। और
अनुच्छेद 51 कहता है कि जो राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौता बनाए रखेगा। ठीक है, और यहीं से बात आती है वासुदेव कुटुम्बकम की। ठीक है, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे ठीक है। तो वासुदेव कुटुम्बकम का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो है आपका अनुच्छेद 51। और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा जो है, यहीं पर लिख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा नंबर 1 शांतिपूर्वक, और नंबर 2 मध्यस्थता से करेगा। ठीक है, तो ये थे आपके नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और अनुच्छेद 51 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौता बना के रखेगा, यानी अपनी तरफ से कोई वायलेंस नहीं करेगा। और इसी को कहा गया है वासुदेव कुटुम्बकम। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वासुदेव कुटुम्बकम का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया आपका अनुच्छेद 51 से, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा कैसे करेगा, एक तो शांतिपूर्ण ढंग से करेगा और दूसरा मध्यस्थता के माध्यम से करेगा। ठीक है, तो ये थे आपके नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और कोई अगर टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बता दिया करें ताकि मैं उसको सुधार लिया करें, है ना। और कल मतलब कल जो भी नेक्स्ट पीरियड आएगा तो उसमें आपका भाग 4 मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग भाग 4 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।